दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। जी हाँ, आज की कहानी है नाजायज़ रिश्ता। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिस रोज़ वह पहली बार राजेश के साथ बंगले पर आया था, शाम को धुंधला हो चुका था। मैं लॉन में झूले झूले पर अनमनी सी अकेली बैठी थी। राजेश ने परिचय कराया था। ये अरुण मेरा नया स्टूडेंट है। भोपाल में परी बाजार का जो अपना पुराना घर था ना, उसी के पड़ोस में रमेश अंकल रहते थे। उन्हीं का बेटा है। सहजता से देखा था मैंने उसे। अक्सर ही तो आते रहते हैं इनके निर्देशन में शोध करने वाले छात्र। अगर आंखें नीली कंजी होती तो ये हूबहू अभिनेता प्राण जैसा दिखता। वह मुझे घूर रहा था। मैं जैसे हड़बड़ा गई। परी बाजार में काफ़ी अरसे से नहीं हुआ है हम लोगों का आना जाना। भोपाल का वह इलाका पुराने भोपाल की याद दिलाता है। मैं उनसे बोली थी। हाँ, पुराने घर, पुराने मेहराब टूटे फूटे रह गए हैं। परियां तो सब उड़ चुकी हैं वहाँ से, कहकर अरुण ने जोर से ठहाका लगाया। तब तक राजेश अंदर जा चुके थे। उन्हीं में से एक परी मेरे सामने खड़ी है। लगभग धीरे से फुसफुसाया था वह, और मेरे होश उड़ गए। शाम गहराते ही आकाश में पूनम का गोल चांद टंग चुका था। मुझे लगा वह भी अरुण के ठहाके के साथ मेरे साथ खिलखिला पड़ा है। पेड़ पौधे लहलहा उठे थे। उसकी बात सुनकर धड़क गया था मेरा दिल, बहुत ही तेजी से। शायद पहली बार। उस पूरी रात जागती रही थी मैं। पहली बार मिलते ही ऐसी बात कोई कैसे कह सकता है। पिद्दा सा लड़का और आशिकों वाले जुमले। हिम्मत तो देखो। मुझे गुस्सा ज़्यादा आ रहा था या खुशी हो रही थी, क्या पता। मगर सुबह का उजाला होते ही मैंने आंखों से देखा। उसकी नज़रों में मैं एक परी हूँ। यह एक बात उसने कई बात कही, और एक ही बात अगर बार बार दोहराई जाए तो वह सच लगने लगती है। अब मुझे भी अरुण की हर बात सच लगने लगी, और वाकई मैं खुद को परी समझने लगी थी। इस एक शब्द ने मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख दी थी। इस एक शब्द के जादू ने मुझे अपने सौंदर्य का आभास करा दिया था, और इसी एक शब्द ने मुझे पति व प्रेमी का फ़र्क भी समझा दिया था। 2 किशोरों की माँ हूँ मैं अब तो। शादी होकर आई थी तब 23 साल की भी नहीं थी। तब भी इन्होंने इतनी शिद्दत से मेरे रंग रूप की तारीफ नहीं की थी। परी की उपमा से नवाजना तो बहुत दूर की बात है। इन्हें मेरा रूप ही नज़र नहीं आया, जो मेरे श्रृंगार, आभूषण या फिर साड़ियों की प्रशंसा का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। अरुण से मैं 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 13 वर्ष बड़ी हूँ। लेकिन उसकी यानी अरुण की तो बात ही अलग है। एक रोज़ कहने लगा, मुझे तो फूल क्या, कांटों में भी आपकी सूरत नज़र आती है। कांटों से भी तीखी हैं आपकी आंखें। एक चुभन ही काफ़ी है जान लेने के लिए। पता नहीं सर किस धातु के बने हैं, जो दिन रात किताबों में केवल आंखें गड़ाए रहते हैं। बोरिंग डायलॉग मत मारो अरुण, कहकर मैंने उसके कमेंट को भूलना चाहा। पर उसके बाद नहाते ही सबसे पहले मैं आंखों में गहरा काजल लगाने लगी। अब तक सबसे पहले सिंदूर भरती थी केवल मांग में। अरुण के आने से जाने अनजाने ही शुरुआत हो गई थी मेरी तुलनात्मक अध्ययन की। इनकी किसी भी बात पर, कार्य, व्यवहार, पहनावे पर मैं स्वयं से ही प्रश्न उत्तर कर बैठती। अरुण होता तो ऐसे करता, अरुण यूँ कहता, पहनता, बोलता, हंसता, हंसाता। बात शायद बोलने बतियाने तक या हंसते हंसाने तक ही सीमित रहती अगर राजेश को अपने शोध पत्रों के पठन पाठन हेतु अमेरिका न जाना पड़ता। इनका विदेश दौरा अचानक तय नहीं हुआ था। पिछले साल 1.5 साल से इस सेमिनार की चर्चा थी यूनिवर्सिटी में, और अरुण को भी पीएचडी के लिए आए इतना ही वक्त हो चला है। हालांकि इनके निर्देशन में अब तक 10 स्टूडेंट्स रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, मगर वे सभी यूनिवर्सिटी के से घर के ड्राइंग रूम और स्टडी हॉल तक ही केवल सीमित रहे। किंतु अरुण के गाइड होने के साथ साथ ये उसके बड़े भाई समान भी थे, क्योंकि अरुण इनके गृह नगर भोपाल का होने के संग संग रमेश अंकल का बेटा जो ठहरा। इस संयोग ने गुरु शिष्य को भाई के नाते की डोर से भी बांध दिया था,
औपचारिक तौर पर अरुण अब भी भाभी जी ही कहता था उन्हें। शुरू शुरू में तो उसने तीज त्योहार पर राजेश के और मेरे पैर भी छुए थे। यह देखकर राजेश की आंखों में खुशी छलक पड़ती थी। अपने घर गांव का आदमी परदेश में अगर मिल जाए तो एक सहारा सा हो जाता है, मानो एकल परिवार भरा पूरा परिवार हो जाता है। अरुण भी घर के एक सदस्य जैसा हो गया था। बड़ी जल्दी उसने मेरी रसोई तक एंट्री पा ली थी। मेरी बेटियों का तो प्यारा चाचू बन गया था वह। नन्ही मुन्नी बेटियों के लिए उनके डैडी के पास वक्त ही कहाँ रहा था कभी। यूँ तो अरुण कॉलेज कैंपस में ही हॉस्टल में टिका है, पर वहाँ सिर्फ सामान ही पड़ा है। सारा दिन तो लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी या फिर हमारे घर पर ही बीतता है। रात को सोने जाता है तो मुंह देखने लायक होता है। 3 सप्ताहों का दौरा समाप्त करके तमाम प्रशंसा पत्र, प्रशस्ति पत्र के साथ, नियुक्ति अनुबंधन के साथ राजेश वापस लौटे थे। हमेशा की तरह ये निर्णय भी उन्होंने अकेले ही लिया था। मुझसे पूछने की ज़रूरत तक नहीं समझी थी कि तुम आखिर 3 वर्ष अकेली कैसे रहोगी। मैंने ही उनकी टाई की नोट संवारते हुए कहा था, 3 साल कैसे संभालूंगी सब, और रिद्धि व सिद्धि ये रह लेंगी आपके बगैर। अरुण रहेगा ना, वह सब मैनेज कर लेगा। उसे अपना करियर बनाना है, गाइड हूँ उसका, जो कहूँगा वह ज़रूर करेगा। समझदार है वह। मेरे लौटते ही उसे डिग्री भी तो लेनी है। मैं पल्लू थामे वहीं पर खड़ी रह गई। पक्के सौदागर की तरह राजेश मुस्कुराए और मेरा गाल थपथपाते हुए यूनिवर्सिटी चले गए। मगर लगा ऐसा जैसे आज ही चले गए। घर एकदम सुनसान, बगीचा सुनसान, सड़कें तक सुनसान सी लगने लगी। वैसे तो यह घर में कोई शोर नहीं करते, मगर घर के आदमी से ही तो घर में बस्ती होती है। इनके जाने की कार्यवाही में 1.5 माह लग गए, किंतु अरुण से इन्होंने अपने सामने ही हॉस्टल रूम खाली करवा दिया था। हमारा गेस्ट रूम उसके हवाले कर दिया। अब अरुण गैर कहाँ रह गया था। अरुण के व्यवहार, सेवा भाव से निश्चिंत होकर राजेश चुपचाप रवाना हो गए। वैसे वे चाहते थे घर से अम्मा जी को भी बुला लिया जाए, मगर सास से मेरी कभी बनी ही नहीं। इसीलिए विकल्प के तौर पर अरुण को चुन लिया गया था। फिर घर में 100 औरतें हों, मगर एक आदमी की उपस्थिति की बात ही अलग होती है। अरुण ने भी सहग्रस्त की तरह घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। हंसी मजाक हम दोनों के बीच जारी था, लेकिन फिर भी हमारे मध्य एक लक्ष्मण रेखा तो खिंची ही रहती थी। इतिहास गवाह है कि ऐसी लक्ष्मण रेखाएं कभी भी सामान्य दशा में जानबूझकर नहीं लांघी गई, बल्कि परिस्थिति विशेष कुछ यूँ विवश कर देती हैं कि व्यक्ति का स्वाभाविक व संयम शेष बचता ही कहाँ है। परिस्थितियां ही कुछ बनती गई कि उस आग ने मेरा मुझ में कुछ छोड़ा ही नहीं। सब एक साथ भस्म हो गया। आज तक मैं ढूंढ रही हूँ अपने आप को। आग, सचमुच ही आग से जली थी वह। शिफॉन की लहरिया साड़ी पहनने के बावजूद भी किचन में पसीने से तरबतर व्यस्त थी कि दहलीज पर अरुण आकर खड़ा हुआ और जाने कब टेबल फैन का रुख मेरी ओर करके रेगुलेटर फुल पर कर दिया। हवा के झोंके से पल्ला उड़ा और गैस को अचानक से टच कर गया। बस एक चिंगारी से भक से आग भड़क गई। सोचकर ही डर लगता है अब तो। भभक उठी थी आग। हम दोनों एक साथ चीखे थे। अरुण ने मेरी साड़ी खींची, मुझ पर मोटे तौलिए लपेटे। हालांकि इस प्रयास में उसके भी हाथ, चेहरा और बाल तक जल गए थे। मुझे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और अरुण के हाथों पर भी पट्टियाँ बन चुकी थी, तो रिद्धि व सिद्धि को किसके सहारे छोड़ते भला। अम्मा जी को आखिर गांव से बुलाना ही पड़ा। आते ही अम्मा जी अस्पताल पहुंची। देख, तेरी वजह से अरुण भी जल गया। कहते हैं ना, आग किसी को नहीं छोड़ती, बचाने वाला भी जलता ज़रूर है। जाने क्यों अम्मा जी का आना व बड़बड़ाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आंखें मूंद ली थी मैंने। अस्पताल में अरुण नर्स के बजाय खुद मेरी देखभाल करता। मैं रोती तो मुझे चुप करा लेता। बिल्कुल ताज़ा एहसास था यह। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई
तो घर का कोना कोना एकदम नया सा लगने लगा। फूल पत्तियां सब निखर गई थी, जैसे जख्म ठीक हो गए थे पर पीछे दाग छोड़ गए थे। दोनों के अंगों पर जलने के निशान रह गए थे। अरुण और मैं दोनों ही तो जले थे, एक साथ एक ही आग में। राजीव को भी दुर्घटना की खबर दी गई थी। उन्होंने अरुण को मेरी आग बुझाने के लिए धन्यवाद के साथ साथ अम्मा को बुला लेने के लिए भी शाबाशी दे दी थी। अरुण को महीनों बीत गए थे भोपाल गए हुए, लेकिन वहाँ उसकी शादी की बात पक्की की जा चुकी थी। सुनते ही मैं आंसू बहाने लगी। मेरा क्या होगा? परी का जादू कभी कम हुआ है भला, और ना ही कभी ख़त्म होता है। अरुण ने पूरी तरह से मुझे अपने वश में कर लिया था, मगर पिता के फैसले का विरोध करने की ना उसमें हिम्मत थी और ना ही आदत। स्कॉलरशिप से क्या होना जाना था। हर माह उसे घर से पैसे मांगने ही पड़ते थे, तो इस शादी से इनकार भला कैसे करता। लड़की सरकारी स्कूल में टीचर है और साथ में एमफिल कर रही है, तो शायद शादी भी जल्दी नहीं होगी और ना ही ट्रांसफ़र। अरुण ने मुझे आश्वस्त कर दिया था। मैं ना सिर्फ आश्वस्त हो गई, बल्कि अरुण के संग उसकी सगाई में भी शामिल होने चली गई। सामान्य सी टीचर छाप, सांवली सी लड़की, शक्ल व कद काठी हूबहू मीना कुमारी जैसी। एक अगर उम्र की बात छोड़ दी जाए तो मेरे सामने कहीं भी नहीं टिक सकती थी, ऐसी बुरी लगती थी। संभवतः इसीलिए भी मैं पूरे प्रोग्राम में एक घर की बड़ी बहू की तरह हर काम दौड़ दौड़ कर करती रही। बड़ों से पर्दा भी किया, छोटों को दुलारा भी। अरुण ने भी भाभी भाभी करके पूरे वक्त साथ रखा, लेकिन रिंग सेरेमनी के वक्त स्टेज पर लड़की के रिश्तेदारों से परिचय कराया तो भाभी के रिश्ते से नहीं, बल्कि ये मेरे बॉस, मेरे गाइड राजेश सर की वाइफ हैं। कांटे से चुभे थे उसके ये शब्द, सर की वाइफ, यानी उसकी कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं। अरुण को वापस तो मेरे ही साथ मेरे ही घर आना था। ट्रेन छूटते ही शिकायतों की पोटली खोल ली थी मैंने। मैं पूरे तैश में थी, पूरे गुस्से में। हालांकि अरुण गाड़ी चलते ही मेरा पुराना अरुण हो गया था। मेरा मुझ पर ही जोर न चल पाया था, न उस पर। मौसम बदल रहे थे अपनी ही चाल में, शांत भाव से। मगर तीसरे वर्ष के मौसमों में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा महसूस हो रहा था। भयावह चुप्पियाँ, आँखों में, दिलों में और घर में भी। तूफान तो आएंगे ही, एक नहीं कई कई तूफान। वक्त को पंख लग चुके और हमारी स्थिति पंख कटे प्राणियों की तरह होती चली जा रही थी। मुझे लग रहा था कि समय को किस चीज़ से बांध लूं। अरुण की शादी की तारीख नज़दीक आ गई। सुनते ही मैं अरुण को झंझोड़ने लगी। मेरा क्या होगा? परी का जादू कभी ख़त्म नहीं होगा। इस बार अरुण ने मुझे भविष्य की तसल्ली दी थी। मैं पूरा दिन पगलाई सी घर में घूमती रही, मगर अम्मा जी के मुख पर राहत स्पष्ट नज़र आ रही थी। बातों ही बातों में वो बोली भी, अच्छा है रमेश भाई साहब ने सही पग उठाया है। छुट्टा सांड इधर उधर मुंह मारे, फसादी ख़त्म, खूंटे से बांध दो। मुझे टोका भी, कौन घर की शादी है जो तुम भी चली लंदफंद उसके संग? व्यवहार भेज दो, साड़ी गहना भेज दो और अपना घर द्वार देखो। बेटियों की छमाई परीक्षा है, उस पर बर्फ़ जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। अम्मा जी को कैसे समझाती कि अब तो अरुण ही मेरे दूल्हा रजाई हैं, मेरे अलाव हैं। बेटियों को बहला आई, चाची लेकर आऊँगी। बड़े भारी मन से भोपाल स्टेशन पर उतरी मैं। भोपाल के जिस तालाब को देखकर मैं पुलक उठती थी, आज मुंह फेर लिया था, मानो मोती ताल के सारे मोती मेरी आंखों से बूंदे बनकर झरने लगे हों। अरुण ने बाहों में समेटकर मुझे पुचकारा था। ऑटो के साइड वाले शीशे पर नज़र पड़ी। ड्राइवर हमें वहीं से घूर रहा था। मैंने आंसू पोंछकर बाहर देखना शुरू कर दिया। झीलों का शहर, हरियाली का शहर, टेकरी टीलों पर बने आलीशान बंगलों का शहर और मेरे अरुण का शहर। ऑटो का इंतज़ार ही कर रहे थे सब। अभी तो शादी को केवल हफ्ता भर है और इतने सारे मेहमान। अरुण ने बताया, मेहमान नहीं, रिश्तेदार एवं बहनें हैं।
सब परिवार पधारे हैं। आखिर इकलौते भाई की जो शादी है। सुनकर मैंने मुंह बनाया और बहनों ने मुझे देखकर मुंह बनाया। रात होते ही बिस्तरों की खींचातान, गर्मी होती तो लंबी चौड़ी छत तो थी ही, सब अपनी अपनी जुगाड़ में थे। मुझे अपना कमरा, अपना पलंग याद आ रहा था। आखिर अरुण ने ही हल ढूंढा था। भाभी ज़मीन पर नहीं सो पाएंगी, मेरे कमरे के पलंग पर भाभी की व्यवस्था कर दो, मेरा बिस्तरा दीवान पर लगा दो। मुझे समझते देर नहीं लगी कि अरुण की बहनों की कोई इज्जत नहीं है और माँ ठहरी गऊ। तो घर की भागदौड़ मैंने अपने हाथों में संभाल ली। घर के बड़े बूढ़ों और दामादों को इतना ज़्यादा मान सम्मान दिया, उनकी हर ज़रूरत और सुविधा का ऐसा ध्यान रखा कि सब केवल मेरे गुणगान करने लगे। मैं फिरकनी सी इधर उधर घूम रही थी। हर बात में दुल्हन, बड़ी बहू या भाभी जी की राय ली जाती और वह मैं थी। सबको खाना खिलाने के बाद ही मैं खाना खाने बैठती। अरुण भी किसी न किसी बहाने से पुरुषों की पंगत से बचकर यहाँ निकल आता। स्त्रियाँ सभी भर पेट खाकर छत पर धूप सेकने लौटने पहुँच जाती। अरुण की नानी जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, वे भी नीम की सीख से दांत घसोड़ते हुए पिछवाड़े धूप में जा बैठती। तब मैं और अरुण चौके में अंगार भरे चूल्हे के पास अपने पाटले बिछाते और थाली परोसते। आदत जो पड़ गई थी एक ही थाली में खाने की, सो नहीं छोड़ पाए। जितने अंगार चूल्हे में भरे पड़े थे, उससे ज़्यादा मेरे सीने में धधक रहे थे। आंसू से बुझे तो बुझे कैसे। अरुण मनाते हुए अपने हाथ से मुझे कौर खिला रहे थे कि उसकी भांजी अचानक से वहाँ आ गई चौके में गुड़ लेने के लिए। फिर बगैर ही भागी ताली बजाते हुए। अरुण मामा को तो देखो, बड़ी मामी जी को अपने हाथ से रोटी खिला रहे हैं। मामी जी जैसी बच्ची हो। बच्ची हैं क्या? अरुण फुर्ती से दौड़ा उसके पीछे। तब तक तो खबर फैल चुकी थी। मैं कुछ देर तो चौके में ही बैठी रह गई। जब छत पर पहुंची तो औरतों की नज़रों में स्पष्ट हिकारत भाव देखा। और तो और उस रोज़ से नानी की नज़रें बदली सी लगी। मैं सावधान हो गई। ज्यों ज्यों शादी की तिथि नज़दीक आ रही थी, मेरा जी धक धक कर रहा था। अरुण का सहज उत्साहित होना मुझे अखर रहा था। इसलिए अरुण को मेहंदी लगाती बहनों के पास जा बैठी। मगर अरुण अपने में ही मगन बहनों से बातें कर रहा था। पुष्पा, पंजे और चेहरे के लगे दागों पर भी हल्के से हाथ फेर दे मेहंदी का, वे शायद छिप जाएंगे। सुनकर मैं रोक न पाई खुद को। अरुण, ये दाग ना छिपेंगे, न इन पर कोई दूसरा रंग चढ़ेगा। आग के दाग हैं ये। सन्नाटा छा गया था हॉल में। मुझे राजेश आज बेहद याद आए। कैसी निराप होती थी उनके साथ। अरुण को तो देखो तो वह दूर, बिल्कुल दूर नज़र आता है और राजेश हर पल उसके संग। आज मैं सचमुच उन्हें याद करने लगी। आखिरकार बारात प्रस्थान का दिन आ ही गया। मेरे लिए कयामत की घड़ी थी। जैसे ही अरुण के सेहरा बंधा, वह अपने नाते रिश्तेदारों से घिर गया। उसे छूना तो दूर, उसके करीब तक मैं नहीं पहुंच पाई। मुझे अपनी औकात समझ में आने लगी। असल औकात अन्य औरतों ने बारात के वापस आते ही समझा दी थी। उन बहन बुआ के एक एक शब्द में व्यंग छिपा था। भाभी जी, आज से आपको हम लोगों के साथ हॉल में ही सोना पड़ेगा। अरुण के कमरे का सारा पुराना सामान हटाकर वीरा के साथ आया नया पलंग सजाना होगा ताज़े फूलों से। छुरियाँ सी चली थी मेरे दिल पर, लेकिन दिखावे के लिए बड़ी हिम्मत दिखाई थी मैंने भी। बराबरी से हंसी ठिठोली करते हुए अरुण और वीरा का कमरा सजवाया। लेकिन आधी रात के बाद जब कमरे का दरवाज़ा खट से बंद हुआ, मेरी जैसे जान निकल गई। लगा मेरा पूरा शरीर कान बन गया है। कैसे देखती रहूं मैं अपनी सबसे कीमती चीज़ को चोरी होते हुए। मैं अचानक से चीख पड़ी, चोर चोर। गुल हुई सारी बत्तियां जल पड़ी। रंग में भंग डालने का मेरा उपक्रम पूरी तरह से पूर्ण हुआ। शादी वाला घर, दान दहेज के संग घर की हर औरत आभूषणों से लदी हुई। ऐसे मालदार घरों में ही तो चोर लुटेरे घात लगाए बैठे रहते हैं। नींद से उठे डरे बच्चों के रोने का शोर
आदमियों का टॉर्च लेकर भाग दौड़ कोलाहल। ऐसे में अरुण के कमरे का दरवाज़ा तो खुलना ही था। उसके पीछे पीछे सजी सजाई वीरा भी चली आ गई हॉल में। चैन की सांस ली थी मैंने। बाकी सभी भयभीत थे लुट जाने के भय से। सबकी आंखों से नींद गायब थी। इस बीच मस्जिद से सुबह की आज़ान की आवाज़ आते ही मैं मन ही मन बुधाई। हो गई सुहाग रात, लेकिन कब तक, कब तक? वह तो सावित्री थी जिसने सूर्य को अस्त नहीं होने दिया था। सुबह से ही मेहमानों की विदाई शुरू हो गई थी। छुट्टियां किसके पास थी भला? मुझे भी लौटना था अरुण के साथ, मगर मेरे गले में बड़े ही प्यार से वीरा को भी टांग दिया गया था। जाने किस घड़ी में बेटियों से कहा गया था चाची लेकर आऊँगी। वीरा को देखकर मुझे अपना सिर पीट लेने का मन होता था, मगर उसने रिद्धि व सिद्धि का तो जाते ही पूरी तरह से मन जीत लिया था। 10 दिनों बाद वीरा का भाई उसे लेने आ गया और मैं फिर अरुण की परी बन गई। गिन गिन कर बदले लिए थे मैंने अरुण से। अब मुझे उससे सब कुछ वैसा ही चाहिए था जैसे वह वीरा के लिए करता था। प्यार, व्यवहार, संभाल और परवाह, सब कुछ। बस चूक यही हुई कि मैं अपनी तुलना वीरा से करते हुए सोच ही नहीं पाई कि अरुण भी मेरी तुलना वीरा से कर रहा होगा। वक्त अब भाग रहा था। मैं मुट्ठी में पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे हर कोई मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। अरुण ने भी बताया ही नहीं कि वीरा ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे चुकी है। इधर राजेश का एग्रीमेंट पूरा हो चुका था। उन्होंने आते ही अरुण को व्यस्त तो कर ही दिया, साथ ही शहर की पॉश कॉलोनी में फ्लैट का इंतज़ाम भी कर दिया, ये कहते हुए शादीशुदा है अब, यहाँ बहू के साथ जमेगा नहीं। मैं चुप रह गई, मगर अरुण ने भी अब मुंह मारना छोड़ा नहीं था। अरुण मेरी मुट्ठी में है, यह एहसास वीरा को कराने का कोई मौका मैं नहीं छोड़ती थी। जब भी वीरा से मिलना होता वह मुझे पहले से ज़्यादा भद्दी, मोटी और सांवली नज़र आती। संतुष्ट होकर मैं घर लौटकर अपने बनाव श्रृंगार पर और ज़्यादा ध्यान देती। फिर मैंने नोट किया अरुण का रुख उसके बजाय मेरे प्रति ज़्यादा नरम और प्यार भरा होता। फिर भी वीरा सहज भाव से नौकरी, ट्यूशन के साथ साथ अरुण की सुविधा का पूरा ख्याल रखती। न अरुण से कोई शिकायत, न मांगी कोई सुविधा या भेंट। परी थोड़ी है जो छू लो तो पिघल जाएगी, अरुण ने भाव में बहकर एक बार कहा था, तो मैं सचमुच अपने आप को परी ही समझ बैठी थी। तब तक अरुण की थीसिस पूरी हो चुकी थी, मगर अभी डिस्कशन बाकी था और फिर वह दिन भी आ गया। अरुण को डॉक्टरेट की डिग्री के साथ साथ ऑटोनोमस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति भी मिल गई। धीरे धीरे उसका मेरे पास आना कम हो रहा था। फिर भी मैं कभी अकेली, कभी बेटियों के साथ उसके घर जा ही दमकती। वीरा अक्सर शाम को भी सूती साड़ी में बगैर मेकअप के मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हुई मिलती। ऐसे में हमारी आवभगत अरुण को ही करनी पड़ती थी। वह एक एक चीज़ का वर्णन बड़े ही चाव से करता। वीरा ने अपने गैलरी में ही बोनसाई पौधों के संग गुलाब के गमले भी सजाए हैं, साथ ही गमले में हरी मिर्च, हरा धनिया भी उगाया है। वीरा 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 ने मेरा यह स्वेटर क्रोशिया से बनाया है। वीरा ने घर को घर बना दिया है। वीरा के हाथ की मखाने की खीर, वीरा के गाए गीत, वीरा के हाथ, पैर, चेहरा, आंखें। मैं गौर से देखने लगी अरुण को, मगर वह सक पकाने की बजाय बड़ी ही ढिठाई से मुस्कुराता रहता और मैं अपमान की ज्वाला में जल उठती। मेरे मन में बदले की आग सुलगने लगी। मैं वीरा से अकेले मिलने का प्रयास करती और अक्सर बड़े ही सहज सरल भाव से अरुण का जिक्र ही करती। अरुण ने मेरा कितना ध्यान रखा, अरुण ने यह कहा वह किया, अरुण की पसंद नापसंद, अरुण की आदतों और मजाकों का वर्णन करने के साथ साथ कभी कभी कोई ऐसा जिक्र भी ज़रूर कर देती थी कि वीरा का मुंह रोने जैसा हो जाता और मैं भोलेपन से कहती, देवर है वह मेरा। हिंदी की मास्टरनी हो तुम, देवर का मतलब नहीं समझती?
वीरा सब समझकर भी पूर्ण समर्पण भाव से अरुण और अपनी शादी को संभाल रही थी। मेरे सीने में सांप लौट गया जब मालूम पड़ा कि वीरा उम्मीद से है। और सबसे चुभने वाली बात यह है कि यह खबर मुझे राजेश ने दी थी। आपको कैसे मालूम? मैं भड़क गई थी। अरुण ने बताया। मुझे नहीं बता सकता था? मैं क्या इतनी दुश्मन हो गई? वीरा राजेश से सगे जेठ का रिश्ता निभाती है। राजेश की मौजूदगी में कभी भी अपने सिर से पल्लू नीचे नहीं गिरने देती है। ज़ोर से बोलना, हंसना तो दूर की बात, चलती ही इतनी कायदे से है, धीमे धीमे। मुझे नहीं लगता कि राजेश से इस बारे में उसकी कभी कोई बात भी हुई होगी। लेकिन आज राजेश ने जिस ढंग से वीरा के बारे में बात की, स्पष्टतया उनके अंदाज में वीरा के लिए स्नेह के साथ साथ सम्मान भी था। चर्चा की केंद्र बिंदु अब केवल वीरा थी। अरुण ने वीरा को डिलीवरी के लिए घर भेजने के बजाय अपनी माँ एवं नानी को ही यहाँ बुला लिया था। वे लोग वीरा को हथेलियों पर रखती थी। मेरी हालत सचमुच विचित्र हो गई थी। राजेश अब भी किताबों में ही आंखें गड़ाए रहते थे और वीरा ने बेटे को जन्म दे दिया। अरुण पिता बन गया। वीरा माँ बन गई, पर मैं बड़ी माँ नहीं बन पाई। अरुण की माँ ने बच्चे को मेरी गोद में देते हुए एक एक शब्द पर जोर दिया था। लल्ला, ले आ गई तुम्हारी ताई जी आशीष देने। बच्चे के नामकरण की रस्म में भी मुझे जाना पड़ा। अरुण की बहनें, बुआओं सहित काफ़ी मेहमानों को निमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम काफ़ी बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था। इस पीढ़ी का पहला बेटा जो पैदा हुआ है। राजेश अपने पुराने नाते रिश्ते से बंधे फंक्शन में बराबरी से दिलचस्पी ले रहे थे। अरुण, वीरा और बच्चे के साथ बैठ चुका तो औरतों में नाम रखने की होड़ सी मच गई। बहनें अपने चुने नाम रखवाने पर अड़ी थी तो बुआएं अपने नामों पर। बड़ा खुशनुमा माहौल था। तभी मेरी निगाहें वीरा से मिली। उन आँखों में जीत की ताब थी। सह नहीं सकी मैं। आखिर मैं बोल पड़ी। नाम रखने का पहला हक उसी का होता है जिसका बच्चा हो। देखो, लल्ला की शक्ल हूबहू राजेश से मिल रही है। वे ही रखेंगे नाम। सन्नाटा छा गया। औरतों की उंगलियां होठों पर आ गईं। वीरा की प्रतिक्रिया जान न सकी मैं। वह तो सलमा सितारे जड़ी सिंदूरी साड़ी का लंबा घूंघट लिए गोद में शिशु संभाले सिर झुकाए बैठी थी। मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। शायद राजेश यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुके थे। मेरा वार खाली गया। अरुण ने तुरंत ही बड़ी सादगी से मेरी बात को नकार दिया। भाभी, आप इस फैक्ट से वाकिफ़ नहीं हैं शायद। बच्चे की शक्ल तय करने में माँ के विचार सोच का 90% हाथ होता है। और मैं जानता हूँ कि वीरा जब से शादी होकर आई है सिर्फ आपके ही सानिध्य में रही है। 24 घंटे आप ही तो रही उसके दिलो दिमाग में। इस लिहाज से बच्चे की शक्ल तो आपसे मिलनी चाहिए थी। परिवार के अलावा किसी और पर या राजेश सर पर शक्ल सूरत जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो आप भी जानती हैं कि वीरा ने आज तक किसी दूसरे की ओर देखा तक नहीं है। वह ठहरी एक सीधी सादी घरेलू औरत। लगा अरुण ने मेरे जैसे पंख ही काट दिए और मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई हूँ। मुझे बात बात पर परी का दर्जा देने वाले ने मुझे अपनी औकात दिखा दी। मुझे अपने कंधों में पहली बार भयंकर दर्द महसूस होने लगा जिन्हें अरुण ने सीढ़ी बनाया था। उन कंधों पर आज न अरुण की बाहें थी और ना ही उसके पंख। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, वायदे के मुताबिक आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। और फिर आप और भी ऐसी प्यारी अच्छी कहानियाँ रोज़ सुन सकेंगे। और हमें कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।